तमाम तलबा और तालिबात का आज के लेक्चर में खैर मक़दम है। आज हम ज़बान दुआम उर्दू के पहला चैप्टर जो है, पहला यूनिट नंबर 1 का पहला चैप्टर शतरंज की बाजी का मुताला करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि कल पिछले लेक्चर में हमने ज़बान उर्दू BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर तीनों के लिए जो निसाब है, कल उस निसाब पर हमने तफसीली मालूमात ली, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई और हमने उसमें निसाब के साथ साथ सवालिया पर्चा किस तरीके से होगा, कितने मार्क का तहरीरी है और कितने मार्क का ट्यूटोरियल है, इसके बारे में हमने कल तफसीली पढ़ा था। तो आज जो हमारा पहला यूनिट है वो है अफसाना। ज़बान दुआम उर्दू में जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट अफसाने। यूनिट फर्स्ट अफसाने। अफसाने शुरू करने से पहले हम मुख्तसरन अफसाने की तारीफ क्या है और अफसाना किसे कहते हैं और मुख्तलिफ माहिरीन ने उर्दू अफसाने की कौन सी तारीफ बयान की है, ये हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें उर्दू अफसाने के बारे में अच्छे से मालूमात हो सके। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है अफसाने। मैं थोड़ा पीछे से जाते हुए उर्दू अदब से शुरुआत करता हूँ। उर्दू अदब ये दो हिस्सों में है। एक इसका जो हिस्सा कहलाएगा वो है शेरी, यानी जो हिस्सा शायरी पर मबनी है, और दूसरा है नसर। शेरी यानी जिसमें क्या होता है, शेर व शायरी में अपनी बात कही जाती है वो शेरी, और नस्र में जो बात कही जाती है वो नसरी असनाफ कहलाएंगी। अब शेरी असनाफ जो है वो आपको पता है, इसमें नज़्म आएगी, मसनवी है, गज़ल है, क़सीदा है, मरसिया, रुबाई, खिता, इस तरीके से जो ये है ये शेरी असनाफ कहलाते हैं। इसमें जो बात कही जाती है वो शेर के ज़रिए कही जाती है और मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ इसमें यहाँ पर ये एक असनाफ शेरी असनाफ कहलाएंगे। हमें इस पर तफसील में नहीं जाना, सिर्फ तफसील हम एक आइडिया ले रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि अफसाने क्या है। नस्र में भी इसी तरीके से किस्में दी गई है, तो इसको तो नस्र को दो हिस्से में अलग अलग बताया गया। एक है अफसानवी नस्र और दूसरा गैर अफसानवी नस्र। अफसानवी और गैर अफसानवी। अफसानवी नस्र कौन सी कहलाते हैं? जिसमें कोई कहानी होती है। जैसे अफसानी नस्र की अगर बात कही जाए तो आसानी समझ में आएगी, वो है दास्तान, नावेल, अफसाने, ड्रामे। ये जो है ये है दास्तान, नावेल, अफसाने, ड्रामे। ये अफसानवी नस्र है, यानी इसमें एक खास कहानी होती है और कहानी के इस पर ये सिर्फ लिखी जाती है। तो इसमें हमारा जो है टॉपिक अफसाना वो यहाँ पर आ जाता है, यानी अफसाने क्या है, ये नसरी सिर्फ है, अफसानवी सिर्फ है, इसमें ये अफसाने हो गए। दूसरे और गैर अफसानवी नस्र कौन से है? तो इंशाया,
खाका, सवाने, ये जो है ये गैर अफसानवी सिंफ में आता है। इसमें सफ़रनामे भी आते हैं। ये इसमें अब हम आते हैं सबसे पहली बात पर, वो है कि अफसाना कहते किसे हैं। देखिए, दास्तान ख्वाब व ख्याल वाली कहानी होती है और बहुत तफसीली होती थी। ये पहले ज़माने में वक्त बहुत ज़्यादा था और तफरीक के ज़राए कम थे, जिसकी वजह से दास्तान ने उरूज पाया, ताकि लोग दिन भर काम करने के बाद जब शाम में थके हारे अपने काम पर अपनी जगह आते थे तो तफरीह के लिए वो दास्तान कहानियाँ सुनाया करते थे। उसके बाद वक्त बदला, दौर बदला थोड़ा, और वहाँ पर क्या है, ख्वाब व ख्याल की दुनिया से निकल कर लोग हकीकत की तरफ आने लगे और वो समाज की सच्ची अक्कासी करने की कोशिश करने लगे। इसलिए ये सिर्फ जो है नावल ये वजूद में आई। ये भी तवील है, जो कहानी तवील होती है मगर हकीकत पर मबनी होती है, नावल कहलाती है। लेकिन अब वक्त आगे बढ़ता गया, तरक्की करता गया, लोगों के पास वक्त की कमी हुई और उसी से अफसाना वजूद में आया। जिस तरीके से हम शेरी असनाफ में जो मकबूल तरीन सिर्फ कहलाती है वो गज़ल, वैसी तरीके से नस्र में अफसाना एक मकबूल नसरी सिर्फ है। अब हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आती गई और अफसाना ये सिर्फ ने तरक्की की और इससे ज़्यादा लोगों की पजीराई हासिल हुई। हम ये देखते हैं कि भाई इसको अफसाना कहते किसे है और इसे पजीराई क्यों हासिल हुई, ये हमें आज के इस लेक्चर में मुख्तसरन देखना है। सबसे पहले जो कहा गया है कि अफसाना क्या है, कि जिसमें कोई वाक़या बयान गया हो। अफसाना क्या है, जिसमें कोई वाक़या बयान किया गया हो मगर किस शर्त पर, मुख्तसरन। दास्तान, नावेल ये कई 100,000 सफ़ात पर मुश्तमिल होते थे, लेकिन अफसाना के वास्ते क्या रखा गया कि वाक़या तो हो, कहानी तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसे कहा गया है, मुख्तसरन होना चाहिए। इसी को बुनियाद बनाकर मगरबी मशहूर जो माहिर है वो है एडगर एलन पो। इसने अफसाने की मुख्तसरन मगर जामे तारीफ बयान की है। वो कहता है कि अफसाना क्या है, कि नसरी दास्तान है जिसको पढ़ने के लिए आधा या 1 घंटा दरकार हो। क्या कहा एडगर एलन पो कि अफसाना क्या है कि मुख्तसर के लिए कहा है, लेकिन उसके लिए वक्त क्या कहा है, कि कहता है वो कि ये एक ऐसी नसरी दास्तान है जिसको पढ़ने में हमें आधा या 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का वक्त लगे, उर्दू अदब वक्त लगे। इसकी ये मुख्तसर तारीफ होगी कि क्या है, एक नसरी दास्तान है जिसमें वाक़या हो और जिसको पढ़ने के लिए हमें आधे से 2 घंटे तक लगता है, वो सिर्फ अफसाना कहलाती है। इसकी शुरुआत जो हुई है अफसाने की, जहाँ से इसने उरूज हासिल किया है, तो उसका आगाज़ कहा जाता है 17वीं सदी में। क्या हुई, दास्तान की शक्ल में हुई थी। उसके बाद वक्त बढ़ते गया, 1857 के बाद हालात बदले, वहाँ पर सब लोग ख्वाब व ख्याल से बेदार हुए और वहाँ से नावल को उरूज हुआ और उसके बाद अफसाना जो है ये 19वीं 20वीं सदी में इसको ज़्यादा पजीराई हासिल हुई। यहाँ पर प्रेमचंद हमें और कौन से अफसाने निगार है, तो बहुत सारे अफसाने निगार हमें मिलते हैं, जिसमें अहम नाम मुंशी प्रेमचंद है, कृष्णचंद्र है, सज्जाद हैदर यंत्रम है। इसके अलावा जिसके अफसाने हमें बहुत ज़्यादा ये होते हैं
اس میں عصمت چغتائی ہے، سعادت حسن منٹو ہے، علی عباس حسینی ہے، مجنو گورکھپوری ہے، یہاں پر راجندر سنگھ بیدی ہے، جیسے بڑے بڑے افسانہ نگاروں نے اپنے قلم سے بہت اعلیٰ پائے کے افسانے ہمیں دیے ہیں۔ یہ تھی افسانے کی مختصراً تعریف اور مختصراً اس کی بات، جس کے ذریعے ہم اس میں افسانے کو ہم سمجھ پائے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نصاب میں ہمارے پاس کون سا افسانہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے جو افسانہ ہمارے پاس ملتا ہے یونٹ فرسٹ افسانوں میں، وہ ہے منشی پریم چند کا تحریر کردہ شطرنج کی بازی۔ ابھی ہم نے افسانہ کیا ہے اس کا مختصراً ہم نے یہاں پہ مطالعہ کیا ہے۔ اب پہلا جو افسانہ ہمارے پاس ہے شامل نصاب افسانہ جو ہے وہ ہے شطرنج کی بازی، جس کے افسانہ نگار ہے منشی پریم چند۔ تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، منشی پریم چند کا مختصراً اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ پریم چند کون تھے۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ انہوں نے مگر یہ ادب میں منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ ہندی اور اردو دونوں زبان پر عبور حاصل تھا انہیں، اس لیے ہندی میں بھی یہ بہت مشہور ادیب مانے جاتے ہیں۔ اردو میں بھی انہوں نے کافی مشہور افسانے اور ناول دونوں یہاں پر دیے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ منشی پریم چند نے سب سے پہلا جو افسانہ لکھا اس میں، تو انہوں نے ان کا جو اہم تھا وہ تھا سوز وطن۔ انہوں نے یہ افسانہ اس کا مجموعہ کیا لکھا انہوں نے، جس میں سوز وطن چونکہ وہ آزادی کے اس میں آزادی کے خیالات کا ذکر تھا، انگریزوں کے خلاف تھا، انگریزوں نے اس پر پابندی لگا دی اور اس کو رکا دیا، اس کو بند کرنے لگایا۔ انہوں نے 1910 عیسوی میں ایک کہانی لکھی، افسانہ لکھا بڑے گھر کی بیٹی، جو بہت مشہور ہوئی، لوگوں نے اسے کافی پسند کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے افسانہ نگاری کی بھی داغ ڈالی اور افسانہ ایک لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے لگا۔ 1915 عیسوی میں منشی پریم چند کا دوسرا مجموعہ شائع ہوا، جو بہت مشہور ہے، آج بھی جسے لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں، وہ ہے پریم پچیسی۔ پریم پچیسی 1915 میں شائع ہوا اور اسی کا حصہ دوم 1918 عیسوی میں شائع کیا گیا۔ 1940 میں ان کا مجموعہ پریم بتیسی، افسانوں کا مجموعہ پریم بتیسی شائع ہوا 1940 میں، اور 1940 نہیں 1920 ہے، 1920 عیسوی میں پریم بتیسی شائع ہوئی۔ 1928 میں ان کا مجموعہ خاک پروانہ منظر پر آیا۔ 1930 میں پریم چالیسی، اور 1934 میں آخری تحفہ، 1936 میں زادِ راہ شائع ہوئے۔ اس طرح سے منشی پریم چند نے افسانہ نگاری میں
अपने इन अफसानवी मजमों के ज़रिए उर्दू को तमाम दूसरे ज़बानों में एक मुमताज़ मुकाम दिला दिया और अफसाने में मुंशी प्रेमचंद का नाम एक अहम नाम तस्लीम किया जाता है। उनके बहुत सारे जो नज़में कहानियाँ थी वो ख़ासकर देहाती ज़िंदगी पर, उसमें जो देहाती ज़िंदगी के मसाइल है उसको बयान किया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देहात को ख़ास मौजू बनाकर वहाँ के जो आम लोग थे उनको अपनी कहानियों का हीरो बनाया, जिसमें बनाते हुए भी उन्होंने समाजी मसाइल पर भी तंज किया, सियासी मसाइल पर भी तंज किया और मजहबी तो उनका ख़ास मौजू रहा है। ख़ासकर वो तबक़ात की जंग जो है उस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उसमें हमारे जहनों पर उनका अफसाना जो है कफन आज भी सख्त है, जिसने इंसानी ज़िंदगी को झंझोड़ दिया और बता दिया कि आज लोग कितने मसरूफ़ हो चुके हैं और इंसान को इंसान ना समझते हुए इंसानियत को बाला ताख रख कर सिर्फ अपनी हवस, अपनी ख्वाहिशात पूरे करने में लगे हुए हैं। चलिए तो हम आज मुंशी प्रेमचंद इनके मुख्तसरन तारुफ के बाद अपना पहला जो अफसाना है इनका वो है शतरंज की बाजी। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कहा गया है, तो मैं सबक पढ़ रहा हूँ और सबक पढ़ते पढ़ते अफसाना पढ़ते हुए मैं जो मुश्किल अल्फाज है उसका जिक्र करूँगा। आपको उस पर तवज्जो देना है कि मुंशी प्रेमचंद की तहरीरें और उनका कलम कितना मजबूत था और लिखने में कितनी उनकी उर्दू जो कितनी सलीस थी और उनका बोलने का अंदाज एकदम आसान था ताकि लोगों को समझ में आसानी से आ जाए और जो उनका मकसद है लिखने का वो मुकम्मल हो जाए। तो शुरू करते हैं शतरंज की बाजी। और से समाज फरमाएं। नवाब वाजिद अली शाह का ज़माना था। लखनऊ ऐश व इशरत के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सब रंग रलिया मना रहे थे। कहीं निशाद की महफिलें आरास्ता थी तो कोई अफीम की पीक के मज़े लेता था। जिंदगी के हर शोबे में रिंदी व मस्ती का जोर था। उमूर सियासत में, शेर सुखन में, तर्ज माशरत में, सनत व हिरफत में, तिजारत व तबादले में सभी जगह नफ्स परस्ती की दुहाई थी। अराकीन सल्तनत मैख्वारी के गुलाम हो रहे थे। शोरा बूसे और किनार में मस्त, अहले हिरफा कलाबतू और चिकन बनाने में, अहले सैफ तीतरबाजी में, अहले रोजगार सुरमा, मिस्सी, इत्र व तेल की खरीद व फरोख्त का दिलदादा गर्ज सारा मुल्क नफ्स परवरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सबकी आंखों में सागर व जाम का नशा छाया हुआ था। दुनिया में क्या हो रहा है, इल्म व हिकमत की किन किन ईजादों में मसरूफ़ है, बर व बहर पर मगरबी अक़वाम किस तरह हावी होती जाती है, इसकी किसी को खबर ना थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों में पालियां हो रही है, कहीं चौसर हो रही है, पौबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज के मुहारके छिड़े हुए हैं, फौजें जेर व जबर हो रही है। नवाब का हाल इससे भी बदतर था। नवाब के हाल जानने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं और इस पैराग्राफ पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। कहा गया है कि इसमें मुंशी प्रेमचंद नवाब वाजिद अली शाह का जमाने का जिक्र कर रहे हैं। नवाब वाजिद अली शाह कौन थे? तो जनरली एक आम कहा गया है कि नवाब वाजिद अली शाह का दौर
ऐश वो इशरत का दौर था। ऐश वो इशरत का दौर था। अब यहाँ पर उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने एक काफी अच्छे तरीके से पूरा मंजरनामा हमारे आंखों के सामने खड़ा कर दिया है कि उस दौर में क्या हालात थे और लोग किस तरीके से मसरूफ थे। तो सबसे पहला उन्होंने जो नश्तर चलाया है, जिक्र किया है मुंशी प्रेमचंद तस करते हुए कहते हैं कि हर उस दौर में हर छोटा बड़ा अमीर यहाँ तक कि गरीब भी जो है वो भी इन्हीं ऐश व इशरत में मसरूफ था। अब बड़े अपने अंदाज से जो है उसमें ऐश व इशरत में थे और छोटे जो है गरीब जो भी थे वो भी उसी अंदाज में जो उनकी आमदनी थी, जो उनके पास मौजूद था, उसमें से भी क्या करते थे, ऐश व इशरत के हंसते वक्त और पैसा निकाल ही लेते थे। क्या कहा जा रहा है, कैसा मनाते थे? तो कहा गया है कहीं निशात की महफिलें आरास्ता थी। निशात खुशी थी, महफिलें सजा रहे हैं चारों तरफ। कोई अफीम की पीक के मजे ले रहा है, अफीम पी रहा है, गांजा चरस, कोई वो पी के कितनी मजे ले रहे हैं। जिंदगी के हर शोबे में रिंद व मस्ती का जोर था। रिंद मतलब शराब पीना, पीने इस खाने की इसमें जोर था। उमूर सियासत में, यानी सियासत में भी जो है वही ऐश व इशरत भरी हुई थी। शेर व सुखन में शायर भी है, अदीब भी है इस पर, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपने कलाम में उसमें भी ऐश व इशरत की ही बातें कर रहे हैं। तर्ज माशरत में रह रहे हैं समाज में सब, तो वो भी कैसे कह रहे हैं, ऐश व इशरत में रह रहे हैं। इस सनत व हिरफत में, यानी कारोबार में भी क्या है, इसमें ट्रांसपोर्ट में भी वही हाल है, ऐश व इशरत सब मजे ले रहे हैं। सभी जगह क्या कहा गया है, नफ्स परस्ती की दुहाई है। हर जगह हर कोई क्या कर रहा है, अपने नफ्स की क्या के वास्ते काम कर रहा है, अपने नफ्स को मजे करा रहा है, उसी में काम चालू है। फिर कहा गया है कि आम पब्लिक से होते हुए यहाँ तक बात आ गई। फिर मुंशी प्रेमचंद क्या कर रहे हैं, अराकीन सल्तनत का जिक्र कर रहे हैं। वो क्या है, अराकीन सल्तनत क्या कर रहे हैं, अराकीन सल्तनत क्या में मसरूफ है? तो कहा गया है कि मैं ख्वारी में, अराकीन सल्तनत मैं ख्वारी में मसरूफ है, यानी शराब पीने में। सीधी सी बात है, जब शराब पीने में ऐश व इशरत में रहेंगे तो वो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से कर सकेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर उनका जिक्र करें। शोरा क्या कर रहे हैं, भूसा व किनार में मसरूफ है, में मस्त है, यानी सिर्फ और सिर्फ इश्क मोहब्बत की इतनी बेतुकी बातों में ही मस्त है। कहा गया है अहले हिरफा, हिरफा हिरफा कहा गया है पेशा, कारोबार, जो हुनर वाले हैं, फनकार है, वो क्या कर रहे हैं, काय में मसरूफ है, कलाबतू, कलाबतू में मसरूफ है। कलाबतू यानी जो इसका काम, जर के काम करना था, सोने के जर के जो काम थे उसमें कलागी, वो उसमें मसरूफ थे। और कहा गया चिकन बनाने में, खाने पीने के शौकों में ये जो हुनर वाले थे, पेशावर थे, ये लोग उसमें मसरूफ थे। फिर कहा गया है कि अहले सैफ तीतरबाजी में, अहले सैफ जो कभी किन्हीं मैदानी जंग में, सैफ में तलवार, जो अहले तलवार थे, तलवारबाजी में माहिर थे, वो लोग क्या है, एक जमाना था जब जंगों में वो क्या है अपने जौहर दिखाते थे और दुश्मनों पर अपना गलबा जमाते थे। आज वही लोग इतने ऐश व इशरत में मसरूफ हो गए कि वो क्या कर रहे हैं कि तीतरों को लड़ा रहे हैं। क्या है, कहा गया है कि तीतरबाजी में मसरूफ है। और दूसरे कहा गया अहले रोजगार, दूसरे क्या कौन से कार रोजगार कर रहे हैं, तो सुरमा बेच रहे हैं, मिस्सी बेच रहे हैं, तेल इतर बेच रहे हैं, तेल वगैरह, यानी शो नुमाइश के जो जितनी भी चीजें हैं उन चीजों की यहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही है। बुनियादी चीजों को उसको साइड में रखा गया है, उसको सानवी हैसियत हासिल हो गई है, और जो ऐश व इशरत की जो चीजें हैं उनको बुनियादी हैसियत यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह के दौर में हासिल हो गई। इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद
तर्ज कर रहे हैं। फिर कहा गया है कि क्या है, सबकी आंखों में सागर व जाम छाया हुआ है। सागर व जाम यानी प्याला, शराब, वो चीज, सब चीजें उसमें ही है। इल्म दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें वो सब यहाँ से बेखबर है, और वो इल्म हिकमत की किन किन इजादों में मसरूफ है। वो ये भूल गए हैं कि जो दूसरे लोग हैं, मगरबी ममालिक वगैरह जो है, वो किस तरीके से नवे नवे इजादात कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका नवाब वाजिद अली शाह के दौर में कहा गया कि कोई किसी को कुछ लेना नहीं है, उसके तरक्की के बारे में किसी का ख्याल नहीं है, सबका मकसद सिर्फ एक ही है, वो है अपनी नफ्स परस्ती और ऐश व इशरत से जिंदगी गुजारना। फिर कहते हैं मुंशी प्रेमचंद कि क्या हो रहा है, बर व बहर, बर यानी जमीन, बहर यानी समंदरी इस पर, बर व बहर अक़वाम किस तरह हावी होती जा रही किसी को खबर नहीं है। यानी किस तरीके से जमीन पे और जमीन सात समंदर पार के लोग किस तरीके से दूसरे ममालिकों पर कब्जा कर रहे हैं, ये यानी कुछ उसे इल्म नहीं है, ये उन सब तमाम चीज़ों से बेखबर है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर और मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो कहा गया है कि बटेर लड़ रहे हैं। बटेर क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और तीतरों में पालियां हो रही है। ये बटेर, तीतर, बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों में कहा गया पालियां। पालियां किसे कहते हैं, मुकाबला, कुश्ती के जो मुकाबले होते हैं उससे मुकाबला हो रहा है तीतरों का, वो काम चालू है, सब उसमें देखने में परेशान है। फिर कहीं चौसर हो रही है, चौसर खेल जो है खेल वो खेल रहे हैं, पौबारा का शोर मचा हुआ, यानी हर तरफ खाली क्या है, ऐश व इशरत के इसमें चारों तरफ शोर उसी चीज का मचा हुआ है। कई शतरंज के मुहारके छिड़े हुए है, शतरंज के मुकाबले हो रहे हैं, कहीं भी जिधर देखे उधर वही हाल है। फिर फौजें ज़ेर व ज़बर हो रही है। क्या होगा कि जब कोई चीज़ की मशक ना हो, कोई चीज़ ये लेकिन उस पर ध्यान ना हो, तो वो चीज़ें क्या होना शुरू होती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि तलवार को अगर म्यान में ही रखा जाए तो एक वक्त आता है कि वो उससे जंग लग जाता है, और उसका जो अहम मकसद होता है वो चीज़ से वो महरूम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से नवाब वाजिद अली शाह की फौजी भी क्या हो रही है, ज़ेरो ज़बर हो रही है, यानी ख़त्म हो रही है। उनमें वो काबिलियत जो थी वो धीरे धीरे ऐश व इशरत की वजह से वो चीज़ें, काबिलियत जो है वो ख़त्म हो रही है। फिर यहाँ से फिर अब क्या करते हैं मुंशी प्रेमचंद, डायरेक्ट कहाँ आते हैं, नवाब साहब के पास आते हैं कि नवाब साहब काम में मसरूफ है, आम आवाम तो इसमें परेशान है, अराकीन सल्तनत तो मैख्वारी में परेशान है, सिपाहियाँ फौजें जो है ऐश व इशरत की वजह से क्या हो चुकी है, ज़ेरो ज़बर हो चुकी है, मतलब तबाह हो रही है। अब नवाब साहब का क्या हाल है, तो कह रहे हैं कि नवाब साहब क्या है, इससे भी बदतर था, वहाँ गितों और तालों की इजाद होती थी। गत कहा गया है कि मौसीकी की एक शाख, जैसा सुर ताल होती है उसी तरीके से, खाली वहां पर क्या है, इस तरीके के नाच गाने म्यूजिकी ही चल रहा है उसके दरबार में। हिस्से नफ्स के लिए नए नए लटके और नए नए नुस्खे सोचे जाते थे। हिस्से नफ्स यानी ये हज है, हज़े नफ्स, हज़े नफ्स, इसके मायने होते हैं लुत्फ के, मजे के, यानी नफ्स के मजे के वास्ते क्या किया जा रहा है, कुछ भी नए ऊटपटांग चीजों को इजाद कर रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मजा आ सके, लुत्फ आ सके। कहा गया इससे हज़े नफ्स के लिए नए नए लटके और नए नए नुस्खे सोचे जाते थे। नवी चीज कुछ भी इजाद करना कि जिसकी वजह से क्या होना, मजा आना चाहिए। जैसा आज के दौर में मॉडर्न जमाने में लोग क्या कर रहे हैं, खाली कुछ तो भी नया हो इसके लिए पैट फाड़ रहे हैं,
उसमें कोई यकीनी क्या है, जिस ये कर रहे हैं लड़कियां लड़कों की शबाहत इख्तियार कर रहे हैं और लड़के लड़कियों की तरह बनते जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि भाई मजा हो, मॉडर्न हो, नया, दूसरों से अलग चीज दिखाई दे। बस वही चीज यहाँ पर भी यही कहना है कि उसमें भी क्या होता था, उनके दरबार में भी हज़्ज़े नफ्स के लिए, आज भी वही हज़्ज़े नफ्स के लिए ही ये चीजें होती है। तो वही है कि यहाँ पर हो रहा है क्योंकि नए नए लटके हो रहे हैं और नए नए नुस्खे सोचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब ये तो होगा नवाब साहब का हाल। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद किस तरीके से आगे की बात करें, क्या करें कि ये तो होगा ठीक है अमीरों का, अब गरीब का क्या हाल होता होगा। पहले हमने देखा है कि क्या कहा गया जुमला कि गरीब भी ऐश व इशरत में मसरूफ थे। अब गरीब कैसा कर रहे हैं तो देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ तक के फुकरा, फुकरा फकीर की जमा, यानी जो भीख मांग कर खाते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, उनको जो खैरात मिलती है वो पैसे तो लेते हैं और लेकर क्या करते हैं, रोटियां खरीदने की बजाय, खाने पीने की चीज नहीं खरीदते हो, क्या करते हैं, मदद और चंदू के, क्या फखरा भी फकीर भी क्या कर रहे हैं, मदद और चंदू के खरीद कर उसमें ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मदद और चंदू कहते हैं नशे आवर चीजें। क्या करते हैं वो मजे के कि जो फकीर भीख मिलती है वो पैसे उन्हें रोटियां खरीद के खाते नहीं है, बल्कि कह रहे हैं कि वो क्या करते थे, मदद और चंदू के शराब नोशी वगैरह करके अफीम लेकर क्या है वो उसमें मजे गुजारते थे। ये आज भी हमें इस दौर में भी हमें ये चीजें बहुत अक्सरियत से देखने मिल रही है कि जो फकीर है, मांगने वाले हैं, जो ये कर रहे हैं इसको अपना बिजनेस बना रहे हैं और वो क्या करते हैं कहीं पर भी बैठ के फिर शराब और गांजे और अफीम की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और मस्त मौला जिंदगी गुजार रहे हैं। उसमें फिर कह रहे हैं ये हो गया। अब रईस ज़ादे क्या कर रहे हैं, तो कहा गया कि रईस ज़ादे हाजिर जवाबी और बज़ले संजी की तालीम हासिल करने के लिए अरबाबे निशात से तिलमिस करते थे। अब रईस ज़ादे क्या है, तो कह रहा है उनका हाल कैसा था इस दौर में, तो कह रहा है कि उनका दौर, उनका हालात इनसे कुछ अलग नहीं थे, बल्कि वो भी क्या कर रहे थे कि हाजिर जवाब बज़ला संजी होना अपने को, उसके लिए क्या कर रहे थे वो अरबाबे निशात से, इनसे क्या कर रहे थे, तिलमिज़ हासिल कर रहे थे। यानी उनकी शागिर्दी कबूल करके सिर्फ और सिर्फ हम होशियार है, हासिल जवाब क्या है, हाजिर जवाब है ये बताने के इसमें ही अपनी पूरी जायदाद वक्फ कर रहे थे। फिक्र को जौला, अक्ल को रसा और जहन को तेज करने के लिए शतरंज कीमिया समझा जाता था। कह रहे हैं क्या है इस पे, तो ये रईस ज़ादे क्या है, इसमें हाजिर जवाबी के लिए, बज़ला संजी के लिए इस पर यहाँ पर क्या है वो अरबाब निशा से क्या हासिल कर रहे थे, तिलमिज़ हासिल करते थे, यानी उनकी शागिर्दगी कबूल करते थे और सिर्फ कैसा जवाब देना और कैसे बज़ले संजी इसमें हासिल करना, उसमें ही अपना वक्त निकालते थे। और कहा गया कि वो फिक्र को जौला और अक्ल को रसा और जहन को तेज करने के लिए बोले क्या चीज़ करनी चाहिए कि जिससे दिमाग तेज हो और क्या हो कि हमें फिक्र अच्छी एकदम जौला हो, एकदम तेज हो, एकदम वसी हो। ये चीज़ करने के लिए वो क्या, कौन से खेल को सबसे बेहतर समझते थे, कीमिया समझते थे, तो वो खेल है शतरंज। इसको क्या है कीमिया समझा जाता था कि ये चीज़ क्या है, हमें शतरंज के जरिए हमारी फिक्र रस क्या होगी, जौला होगी और अक्ल हमारी क्या होगी, रसा होगी, एकदम मजबूत होगी। और कहा गया जहन तेज करने का तरीका शतरंज है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं रुकते हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ पहला जो पैराग्राफ है शतरंज की बाजी, इसमें मुंशी प्रेमचंद ने कितने बेहतर अंदाज में, कितने बेहतर तरीके से जो उनकी तर्ज तहरीर है, हर चीज़ सीधे हमारे जहनों पर वार करती है और हमें उस दौर पर पहुंचाते हुए उस दौर की जो
बुराइयां थी वो चीज़ को यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से मुंशी प्रेमचंद ने पेश किया है। अब हमें अगले लेक्चर में ये देखना है कि ये शतरंज की जो खेल है ये कितना फायदे का है, कितना नुकसान का है, और मुंशी प्रेमचंद ने इस शतरंज के जरिए हमें कौन सा सबक देने की कोशिश की है, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।